नमस्कार, सत्य हिंदी के शाम 6 बजे के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निकिता। आप इस बुलेटिन को सत्य हिंदी के ऐप पर भी देख सकते हैं। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर 5 बड़ी खबरों पर। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के लिए दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल स्विट्जरलैंड पहुंचे। ईरान ने कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत में लेबनान का मुद्दा मुख्य विषय होगा। नीट री एग्जाम में बुर्के को लेकर विवाद, बाद में छात्रा को मिली एंट्री। तमिलनाडु में अमोनिया गैस लीक से 7 की मौत, 40 से अधिक की हालत गंभीर। राम मंदिर चंदा चोरी विवाद पर केजरीवाल का हमला, बोले सरकार भी गिर सकती है। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के लिए दोनों ही देशों के प्रतिनिधिमंडल पहुंच गए हैं। इसके अलावा मध्यस्थ देश पाकिस्तान और कतर के नेता भी स्विट्जरलैंड में हैं। यह बातचीत स्विट्जरलैंड के पर्यटक स्थल बर्गेन स्टॉक में होनी है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में बड़े चेहरे के रूप में उपराष्ट्रपति जेडी वांस शामिल हैं। उनके अलावा अमेरिका के मिडिल ईस्ट के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और अमेरिकी राष्ट्रपति के दामाद जेरेड कुशनर भी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं। वहीं ईरानी प्रतिनिधिमंडल में संसद के स्पीकर बागेर गालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अरागची शामिल हैं। ये नेता इससे पहले भी इस्लामाबाद में हुई बातचीत में अपने देश की अगुवाई कर चुके हैं। इनके अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने रविवार सुबह जेडी वांस और उनके प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। बीबीसी फारसी सेवा के मुताबिक ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि इस वार्ता में ईरान, अमेरिका, कतर और पाकिस्तान यानी चारों देश के नेता शामिल हो रहे हैं। ईरान ने रविवार को कहा कि स्विट्जरलैंड में अमेरिका के साथ होने वाली बातचीत में लेबनान में इसराइल और चरमपंथी समूह हिजबुल्लाह के बीच चल रहा संघर्ष मुख्य एजेंडा होगा। इसके साथ ही ईरान के फ्रीज किए गए फंड और देश के तेल की बिक्री जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी। सरकारी समाचार एजेंसी IRNA द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा कि ज़ायोनी शासन लेबनान में अपने वादे का उल्लंघन कर रहा है। आज की बातचीत में यह मुद्दा चर्चा का मुख्य विषय होगा। उन्होंने आगे कहा कि ईरान की फ्रीज की गई या प्रतिबंधित संपत्ति को उपलब्ध कराने का मुद्दा और साथ ही ईरानी तेल की बिक्री के लिए जरूरी लाइसेंस जारी करने से जुड़ी चर्चा भी एजेंडे में शामिल होगी। नीट यूजी 2026 री एग्जाम के दौरान राजस्थान के अजमेर में एक छात्रा को बुर्का पहनने की वजह से परीक्षा केंद्र में प्रवेश को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ा। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक छात्रा ने आरोप लगाया कि केंद्र पर पहले उसे दुपट्टा हटाने और फिर बुर्का उतारने को कहा गया। छात्रा और उसके पिता का कहना है कि उसने 3 मई की परीक्षा भी बुर्का पहनकर ही दी थी और तब कोई आपत्ति नहीं हुई थी। परिवार ने महिला स्टाफ की मौजूदगी में जांच कराने का भी सुझाव दिया, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। मामले के सामने आने के बाद एनटीए ने स्पष्ट किया कि छात्रा को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दे दिया गया था और उसने परीक्षा दी। वहीं अजमेर पुलिस ने कहा कि नियमों को लेकर भ्रम की वजह से विवाद हुआ था, जिसे बाद में सुलझा लिया गया। बता दें कि पेपर लीक विवाद के बाद आयोजित नीट यूजी री एग्जाम में देश भर के 22 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में एक सी फूड प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट यूनिट में अमोनिया गैस लीक होने से बड़ा हादसा हो गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों और पुलिस सूत्रों ने बताया कि अमोनिया गैस लीक होने से 7 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई और 40 से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फैक्ट्री परिसर में लगभग 120 प्रवासी मजदूर रह रहे थे, जिनमें अधिकतर असम, ओडिशा और झारखंड की महिला मजदूर थीं। कंपनी ने मजदूरों के रहने की व्यवस्था परिसर के अंदर ही की थी। गैस रिसाव के बाद कई मजदूरों को सांस लेने में तकलीफ और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हुई, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। अधिकारियों के अनुसार अमोनिया गैस का इस्तेमाल फैक्ट्री में कूलेंट के रूप में किया जा रहा था। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना पर दुख जताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मामले में FIR दर्ज कर ली गई है और कंपनी के 2 मालिकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है, जिसे 24 घंटे में अंतरिम और 3 दिन में विस्तृत रिपोर्ट सौंपनी होगी। भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के उस बयान को सख्ती से खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने भारत में मुस्लिम धार्मिक स्थलों को खतरा होने की बात कही थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जरदारी को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि मानवाधिकारों और अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार को लेकर पाकिस्तान का रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है। यह विवाद वाराणसी के काशी रेलवे स्टेशन के पास स्थित
गंज शहीदा मस्जिद को जारी नोटिस के बाद शुरू हुआ। दरअसल रेलवे ने स्टेशन के पुनर्विकास प्रोजेक्ट के तहत कथित अतिक्रमण हटाने के लिए 20 जून तक जगह खाली करने को कहा था। इस पर जरदारी ने चिंता जताते हुए भारत से ऐसी कार्रवाई रोकने की अपील की थी। भारत ने इसे राजनीतिक हमला बताते हुए खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और भेदभाव के मामलों पर दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है। अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के मामले पर आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि राम मंदिर से करोड़ों करोड़ों रुपए के चंदे की चोरी हो गई, लेकिन इस पर अब तक कोई एफआईआर नहीं हुई। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा कि अयोध्या के राम मंदिर से करोड़ों रुपए के चंदे की चोरी हो गई। बताया जा रहा है कि लगभग 200 करोड़ रुपए तक का कैश ही चोरी हो गया और कई हीरे जवाहरात के बक्से चोरी हो गए और एक भी एफआईआर नहीं हुई। उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस, ईडी और सीबीआई ने कोई एफआईआर नहीं की। केंद्र में और यूपी में दोनों जगह इनकी यानी बीजेपी की सरकारें हैं। कोई रेड नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। केजरीवाल ने कहा जा रहा है कि बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं। कार्रवाई हुई तो सरकार भी गिर सकती है। आपके हिसाब से किसे बचाना जरूरी है, सरकार को या करोड़ों लोगों की आस्था को? राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा था कि एसआईटी गठित हो गई है और 15 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील है कि अयोध्या को बदनाम करने वालों के बहकावे में ना आएं। चिंता मत कीजिए, 15 दिन का इंतजार कीजिए। एसआईटी गठित हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, सब साफ होगा। महाराष्ट्र की राजनीति में आज बड़ा घटनाक्रम देखने को मिल सकता है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 बागी सांसद अलग होने का औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार ये सांसद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की तस्वीरें, वीडियो और उन्हें सौंपे गए पत्र की कॉपी जारी करेंगे। सांसदों ने स्पीकर को पत्र देकर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय की जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि इसके बाद सभी सांसद एकनाथ शिंदे से भी मुलाकात कर सकते हैं। यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री में हुई बैठक में कई सांसद शामिल नहीं हुए। वहीं शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने बागी सांसदों पर पैसे लेकर पार्टी छोड़ने का आरोप लगाया है। हालांकि बागी सांसदों ने अभी तक इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी है। कई प्रदर्शनकारियों ने रात धरना स्थल पर ही बिताई। रविवार सुबह करीब 100 से 150 लोग प्रदर्शन में मौजूद थे। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने कहा कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल धरने को अनशन में बदलने पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। दिपके ने दिल्ली पुलिस पर प्रदर्शनकारियों के लिए खाना और पानी रोकने का आरोप लगाया। हालांकि सुबह जंतर मंतर पर लोगों और सामान की आवाजाही सामान्य दिखी। गौरतलब है कि प्रदर्शन की आधिकारिक अनुमति शनिवार शाम 5 बजे तक ही थी, लेकिन धरना अब भी जारी है। दिपके ने कहा कि अगर पुलिस कोई वैकल्पिक प्रदर्शन स्थल उपलब्ध कराती है तो वे वहां जाने को तैयार हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि सरकार को बातचीत का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान के साथ 60 दिनों के भीतर अंतिम शांति समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगा सकता है। ट्रंप ने कहा कि फिलहाल 60 दिन के संघर्ष विराम के दौरान कोई टोल नहीं लिया जाएगा। उनका दावा है कि यह शुल्क मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सुरक्षा सेवाओं की लागत की भरपाई के लिए होगा। वहीं दूसरी ओर ईरान पहले से ही होर्मुज में सर्विस फीस लगाने की बात करता रहा है। इस बीच होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर तनाव बना हुआ है। ईरान ने लेबनान में इस्राएली हमलों और समझौतों के कथित उल्लंघन का हवाला देते हुए इसे फिर से बंद करने की चेतावनी दी, जबकि अमेरिका का कहना है कि जहाजों की आवाजाही सामान्य है। अब दोनों देशों के अधिकारी जिनेवा में बातचीत शुरू करने जा रहे हैं, जहां परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस टिप्पणी का एक बार फिर सोशल मीडिया पर जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने यह दावा दोहराया था कि मेलोनी ने G7 सम्मेलन में उनके साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए बार बार अनुरोध किया था। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बार मेलोनी की राजनीतिक लोकप्रियता पर सवाल उठाया है। ट्रंप ने शनिवार को कहा था कि प्रधानमंत्री इटली में अपनी लोकप्रियता के स्तर के मामले में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही हैं। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि मेलोनी ने
ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने या विकसित करने से रोकने के अमेरिकी प्रयासों का समर्थन नहीं किया। वहीं इसके बाद इंस्टाग्राम पर जारी एक बयान में मेलोनी ने कहा कि ट्रंप के लगातार और बिना उकसावे के किए गए हमले बेमतलब हैं। मेलोनी ने कहा कि जहां तक मेरी लोकप्रियता का सवाल है, आपका दोस्त होना निश्चित तौर पर इसे बढ़ाने में मददगार नहीं रहा है और न ही यह आपसे मेरे संबंधों पर निर्भर करता है। उन्होंने आगे कहा कि मेरी लोकप्रियता आपकी चिंता का विषय नहीं है। मेरा सुझाव है कि आप अपनी लोकप्रियता पर ध्यान दें। अभी के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। शाम 8 बजे फिर हाजिर होंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.